आज हम द सर्ल कंपनी लिमिटेड की 2025 की सालाना रिपोर्ट का तफसीली जायजा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट ज़ाहिर है कंपनी की पिछले साल की कारकर्दगी, फैसलों और मुस्तकबिल के मंसूबों को समझने के लिए बहुत अहम है। जी बिल्कुल। इस रिपोर्ट में सरमायाकारों के लिए, तज्जियाकारों और जो लोग फार्मा इंडस्ट्री पे नज़र रखते हैं, उन सब के लिए काफ़ी अहम मालूमात हैं। तो हम इसके जो किलीदी नुकात हैं, मालियाती आदाद शुमार हैं, इंतज़ामी फ़ैसले हैं, उनका थोड़ा गहराई में जायज़ा लेंगे। हाँ, मकसद यही है कि इस रिपोर्ट से अहम तरीन मालूमात निकालें ताकि सुनने वालों को कंपनी की सूरत हाल का एक वाज़ेह अंदाज़ा हो सके। तो आगाज़ करते हैं कंपनी की माली कारकर्दगी से, क्योंकि आदाद शुमार वो कहानी का बड़ा हिस्सा बता देते हैं। बिल्कुल। मालियाती सेहत तो किसी भी कंपनी की हिकमत अमली की कामयाबी या नाकामी का अहम पैमाना होती ही है। तो माली साल 2025 में अगर हम सिर्फ सर्ल कंपनी लिमिटेड की बात करें, मतलब गैर मजमूई बुनियाद पर, तो सेल्स रहीं 24,773 मिलियन रुपए। ये पिछले साल जो 25,827 मिलियन थी उससे तकरीबन 4% कम है। तो फरोख्त में थोड़ी कमी है। जी, कमी तो है, लेकिन इसके साथ एक ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया है। वो 49% से बढ़कर 51% हो गया। ये एक अहम मुस्बत पेशरफ्त है। अच्छा, ये मार्जिन में बेहतरी कैसे हुई, खास तौर पर जब सेल्स कम हुई है? देखें, इसकी एक मुमकिना वजह जो समझ आती है वो फरवरी 2024 में हुकूमत ने जो किया था, गैर ज़रूरी अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल ख़त्म कर दिया था, डीरेगुलेशन जिसे कहते हैं। तो उससे शायद कंपनी को मौका मिला कि वो कीमतें मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करें। इससे मुनाफा की शरह बेहतर हो गई। सही, मतलब कीमतों में लचक से फायदा उठाया। जी, ऐसा ही लगता है। अच्छा, ये तो हुई मार्जिन की। एक और जगह जहां बहुत बड़ी बेहतरी नजर आई वो है मालियाती अखराजात, यानी फाइनेंस कॉस्ट्स। ये तो पिछले साल 3,561 मिलियन रुपए थे, इस साल सिर्फ 2,027 मिलियन रह गए। ये तो 43% कमी है। इतनी बड़ी कमी कैसे? हाँ, ये वाकई नुमाया कमी है। इसकी दो बड़ी वजूहात बताई गई हैं रिपोर्ट में। एक तो स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में कुछ नरमी के इशारे थे, तो इससे सूद का बोझ कम हुआ। और दूसरा जो ज़्यादा अहम है, वो सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड यानी SPL, उसको खरीदने के लिए जो लंबा कर्ज लिया था वो सारा अदा कर दिया गया है। तो कर्ज ख़त्म हुआ तो जाहिर है सूद के अखराजात भी कम हो गए। तो मार्जिन भी बेहतर और मालियाती अखराजात भी कम। इन दोनों का फिर मुनाफा पर क्या असर पड़ा? असर तो बहुत मस्बत पड़ा। पिछले साल देखें तो कंपनी को 4,471 मिलियन रुपए का टैक्स से पहले नुकसान हुआ था, जबकि इस साल अल्लाह का शुक्र है 734 मिलियन रुपए का प्री टैक्स मुनाफा है और टैक्स वगैरह निकालकर खालिस मुनाफा 434 मिलियन रुपए रहा। फी शेयर आमदनी बनती है 0.85 रुपीज़। ये पिछले साल के भारी नुकसान के मुकाबले में तो बहुत बड़ी तब्दीली है। मतलब माली इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। ये तो थी सिर्फ सर्ल की अपनी कारकर्दगी। अगर पूरे ग्रुप को देखें, मतलब कंसोलिडेटेड सतह पर, जिसमें ज़ैली कंपनियां भी आती हैं, वहां क्या सूरत हाल है? मजमूई सतह पर भी कुछ बेहतरी तो है। सेल्स वहां तकरीबन 28,600 मिलियन रुपए रहीं, पिछले साल 29,401 मिलियन थी। ग्रॉस मार्जिन वहां भी 47% से बढ़कर 49% हो गया और प्री टैक्स मुनाफा भी 1,366 मिलियन से बढ़कर 1,592 मिलियन हो गया। लेकिन एक अहम बात यह है कि कुछ ऑपरेशंस बंद किए गए, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जिसे कहते हैं। उसकी वजह से ग्रुप को मजमूई तौर पर 1,372 मिलियन रुपए का खालिस नुकसान हुआ। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुनियादी कारोबार है वो तो बेहतर हो रहा है, लेकिन कुछ एक बार वाले अवामिल, जैसे किसी हिस्से को बेच दिया या बंद कर दिया, उसने मजमूई नतीजे पर असर डाला। बिल्कुल, आपने सही समझा। बुनियादी ऑपरेशनल कारकर्दगी बेहतर लग रही है, खास तौर पर मार्जिन और मालियाती खर्चात में, लेकिन ग्रुप लेवल पर SFPL की फरोख जैसे वाकयात ने हतमी मुनाफे को मनफी कर दिया। तो ये फ़र्क समझना ज़रूरी है, बुनियादी कारोबार की सेहत और यकवक्ती वाकयात का असर। चलें, मालियाती इस्तेहकाम की कोशिश तो नजर आ रही है, इसके साथ साथ मुस्तकबिल के लिए क्या ताज़वीराती यानी स्ट्रेटेजिक इक़दामात किए? मुझे वो डेनोसमाब इंजेक्शन की मंजूरी वाली बात खासी अहम लगी। जी हाँ, वो वाकई एक संगे मील है। डेनोसमाब जो है वो पाकिस्तान का पहला बायोसिमिलर है जिसे मकामी तौर पर मंजूरी मिली है। अब बायोसिमिलर क्या होते हैं? ये जो पेचीदा हयातियाती अद्वियात होती हैं, बायोलॉजिक्स, उनकी मंजूर शुदा कॉपियाँ होती हैं।
मतलब असल दवा जितनी ही मौसर, लेकिन आम तौर पर कीमत कम होती है। डिनोसुमाब हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है। तो सीरल के लिए ये इतना अहम क्यों है? देखें, ये सीरल को बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में एक लीडर के तौर पर सामने लाता है। इससे पहले वो एडलिमाब, जिसे वो डेलामैप के नाम से बेचते हैं, वो भी मकामी तौर पर बना चुके हैं। बायोसिमिलर बनाना टेक्निकल तौर पर मुश्किल काम है, महंगा भी है। इसमें कामयाबी ना सिर्फ कंपनी की टेक्निकल सलाहियत दिखाती है, बल्कि मरीजों को जो महंगे जदीद इलाज हैं उन तक सस्ती रसाई देने में भी मदद करती है। ये मुस्तकबिल में तरक्की का एक बड़ा जरिया बन सकता है। और ये जो डेलामैब है, इसकी कारकर्दगी कैसी रही? रिपोर्ट के मुताबिक तो बहुत अच्छी रही। अपने पहले ही साल में रिकॉर्ड फरोख्त हुई उसकी। और IQVIA, जो फार्मा मार्केट का डेटा देती है, मशहूर फर्म है, उसने इसे मुल्क के टॉप 5 प्रोडक्ट लॉन्चेस में शुमार किया है। तो ये एक तरह से बायोसिमिलर हिकमत अमली की कामयाबी का इब्तदाई सबूत है। अच्छा, बायोसिमिलर पर तवज्जो तो है ही। एक और बड़ा कदम आपने जिक्र किया था, सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड SPL की फरोख्त, डाइवेस्टमेंट। इस फैसले के पीछे क्या सोच थी? जी, ये एक अहम तस्वीराती फैसला था। रिपोर्ट कहती है कि बुनियादी मकसद था कर्ज कम करना और कंपनी की माली हालत को मजबूत करना। SPL की फरोख्त से जो रकम मिली वो वही तवील मुद्दती कर्ज अदा करने में इस्तेमाल हुई, जिसका जिक्र हमने पहले मालियाती खराजात में कमी के हवाले से किया था। तो असासे बेचकर कर्ज कम करना ये बैलेंस शीट को मजबूत करता है और मुस्तकबिल में दूसरे ज्यादा मुनाफा बख्श शोबों में सरमायाकारी के लिए वसाइल भी मिल जाते हैं। कंपनी खुद को मुस्तकबिल के लिए और कैसे तैयार कर रही है? टेक्नोलॉजी, कारकर्दगी, इन चीजों पर भी तवज्जो है? साइंस और मसनूई जहानत यानी AAI, ये सब शामिल हैं। इसके साथ साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने और अहदाफ पर फोकस रखने के लिए OKR फ्रेमवर्क भी अपनाया है, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। ये OKR क्या चीज है और ये अहम क्यों है? OKR एक मैनेजमेंट का तरीका है। ये कंपनियों को मदद देता है कि वो बड़े अहम अहदाफ मुकर्रर करें, यानी ऑब्जेक्टिव्स, और फिर उन अहदाफ तक पहुंचने के लिए काबिल पैमाइश नताइज यानी की रिजल्ट्स वाज़ेह करें। ये गूगल जैसी बहुत सी कामयाब कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। मकसद ये होता है कि पूरी तंजीम में शफाफियत बढ़े, फोकस रहे और एहतिसाब हो। आजकल के तेज मुकाबले वाले माहौल में इस तरह के फ्रेमवर्क कंपनी को ज्यादा मौसर बना सकते हैं। ठीक है, मालियाती और तस्वीराती पहलू तो हो गए। अब जरा ये बताएं कि कंपनी अपने मुलाजमीन और माशरे के लिए क्या कर रही है? जी, रिपोर्ट में मुलाजमीन की तरक्की और फलाह बहबूद पर भी काफ़ी बात की गई है। उनका एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, सर्ल एक्सीलेंस एकेडमी या SEA। इसके जरिए 2000 से ज़्यादा मुलाजमीन के लिए 8 मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए गए। एक और प्रोग्राम है क्लेम, वो भी मुलाजमीन को सीखने और आगे बढ़ने की तरगीब देता है। ट्रेनिंग के अलावा काम का माहौल बेहतर बनाने के लिए कुछ किया? हाँ, ग्रुप टाउन हॉल मीटिंग्स हुई ताकि मैनेजमेंट और मुलाजमीन आपस में बात कर सकें। मुलाजमीन की सेहत और तफरीह के लिए IBL के साथ मिलकर टेबल टेनिस टूर्नामेंट करवाया गया। जो मुलाजमीन काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं उन्हें लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स दिए, और जहनी सेहत की अहमियत उजागर करने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया, जिसमें माहिरीन नफ्सियात ने बातचीत की। ये तो अंदरूनी बातें हो गईं। सेहत आमा के हवाले से कंपनी का क्या किरदार रहा? कंपनी ने कई बीमारियों जैसे ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर, मिर्गी, डिप्रेशन, मैदे के अमराज, उन पर मुल्क भर में आगाही मुहिम चलाईं। उन मुहिमों में हस्पतालों में सेमिनार्स हुए, वॉक्स हुई, मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए गए। आलमी इदारा सेहत और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जैसी तंजीमों के साथ शिराकत दारी का भी जिक्र है। कोई खास इकदाम जो काबिल जिक्र हो? एक दिलचस्प चीज जो मुझे लगी वो डाइजेस्टिव डिजीज फाउंडेशन DDF के साथ मिलकर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD के लिए पाकिस्तान की पहली बायोसिमिलर रजिस्ट्री शुरू की है। ये रजिस्ट्री डेलीमैप पर मरकूज है। मकसद ये है कि हकीकी दुनिया के शवाहिद इकट्ठे किए जाएं कि ये दवा मुकामी लोगों में कैसे काम कर रही है। ये तहकीक और इलाज दोनों के लिए बहुत अहम डेटा दे सकती है। और माहौलियात के लिए? हाँ, शजरकारी मुहिम का भी जिक्र है। अच्छा, अब जरा कंपनी की मसनूआत पर भी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट में तो एक लंबी फहरिस्त है। कोई खास मसनूआत या शोबे जो नुमाया हों?
जी, फहरिस्त तो वाकई काफ़ी वसी है। इससे जाहिर होता है कि कंपनी मुख्तलिफ इलाज के शोबों में काम कर रही हैं, जैसे दिल की बीमारियों में बायस्कार्ड है, दर्द के लिए न्यूबिरॉल फोर्टे और ट्रामल की सीरीज़ है, मैदे और आंतों के लिए एजियम डेस्कटॉप और एक नया लॉन्च है एको ईज फंक्शनल डिस्पेप्सिया के लिए। बजाय इसके कि हम पूरी लिस्ट पढ़ें, अहम बात यह है कि ये वसी पोर्टफोलियो कंपनी को किसी एक शोबे पर ज्यादा इन्हिसार से बचाता है और एकोईज जैसे नए लॉन्च या डालीमाब जैसी बायोसिमिलर मसनूआत ये दिखाती हैं कि कंपनी जिद्दत और नए मौक़ों पर तवज्जो दे रही है। ठीक है, आखिर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और तामील यानी कंप्लायंस, इन पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। सालाना जनरल मीटिंग एजीएम के बारे में क्या तफसीलात हैं? जी, 60वीं सालाना जनरल मीटिंग 28 अक्टूबर 2025 को होनी है। एजीएम वो सालाना मीटिंग होती है जहां शेयर होल्डर्स को मौका मिलता है कि वो कंपनी की कारकर्दगी देखें, सवाल पूछें और अहम फैसलों की मंजूरी दें। इस एजीएम के एजेंडे में क्या खास बातें शामिल हैं? फैसलों में मालियाती गोशवारों की मंजूरी है, बैरूनी ऑडिटर्स का तकर्रुर, मौजूदा ऑडिटर्स एएफ फर्गसन इनको की ही दोबारा तकर्रुर की सिफारिश है, 15% बोनस शेयर्स जारी करने की तजवीज़ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बिशुमूल सीईओ उनकी सालाना तनख्वाह की हद जो 100 मिलियन रुपए तक है उसकी मंजूरी, और एक अहम चीज़ मुताल्लिका पार्टी लेन देन यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस उनकी तौसीक शामिल है। ये मुताल्लिका पार्टी लेन देन क्या होते हैं और उन पर तवज्जो क्यों ज़रूरी है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या आरपीटीज वो लेन देन होते हैं जो कंपनी अपनी ही मुताल्लिका कंपनियों या डायरेक्टर्स या बड़े शेयर होल्डर्स के साथ करती है। उन पर खास निगरानी इसलिए ज़रूरी है ताकि शफाफियत रहे और मुफादात का टकराव ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक तो इन तमाम लेन देन की निगरानी और मंजूरी ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी है, जो कि अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिस है। गवर्नेंस के हवाले से बोर्ड और कमेटियों की कारकर्दगी कैसी रही? साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 5 मीटिंग्स हुईं, ऑडिट कमेटी और ह्यूमन रिसोर्स कमेटी की 4-4 मीटिंग्स। ये बाकायदा मीटिंग्स अच्छी गवर्नेंस की निशानी है। एक अहम तब्दीली सीईओ की तकर्रुरी है। एस नदीम अहमद की जगह ताहिर अहमद ने 1 जुलाई 2025 से जिम्मेदारी संभाली है। क़यादत में तब्दीली हमेशा अहम होती है। क्या कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे कवायद और ज़वाबित की पाबंदी की? रिपोर्ट में कंपनी ने तस्दीक तो की है कि उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की तामील की है, सिवाय एक आप कह लें मामूली सी बात के, वो ये कि ऑडिट कमेटी की एक मीटिंग माली साल की पहली समाही के मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी थी। अच्छा, और बैरूनी ऑडिटर्स की रिपोर्ट क्या कहती है? बैरूनी ऑडिटर्स एएफ फर्गसन एंड कंपनी, उन्होंने कंपनी के मालियाती गोशवारों पर गैर मशरूत राय दी है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब है कि उनकी नज़र में मालियाती गोशवारे कंपनी की माली हालत की सही और मुनसिफाना तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने कुछ कलीदी ऑडिट मामलात की ऑडिट मैटर्स या केएम्स उनकी भी निशानदेही की है। ये कलीदी ऑडिट मामलात क्या हैं? कॉम्स वो मामलात होते हैं जो ऑडिटर्स के ख्याल में ऑडिट के दौरान सबसे ज्यादा अहम थे। सीएल के लिए उन्होंने 3 चीज़ों की निशानदेही की। एक तो रेवेन्यू को तस्लीम करने का तरीका, क्योंकि इसमें अंदाजे शामिल होते हैं। दूसरा, मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक जो कानूनी चाराजोई चल रही है, क्योंकि इसका मुस्तकबिल के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। और तीसरा, टैक्स से मुताल्लिक मुमकिना वाजिबात, कंटिंजेंसीज, क्योंकि ये गैर यकीनी माली जिम्मेदारियां पैदा कर सकते हैं। इन पर ऑडिटर्स ने खास तवज्जो दी। तो मजमूई तौर पर द सीएल कंपनी की 2025 की इस सालाना रिपोर्ट से क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है? खुलासा क्या है? देखें, खुलासा ये है कि ये साल मालियाती बहाली और इस्तेहकाम का साल लगता है। फ़रोख्त में थोड़ी कमी ज़रूर हुई, लेकिन मुनाफे की शरह में बेहतरी और ख़ास तौर पर मालियाती इखराजात में नुमाया कमी, ये बहुत मुस्बत इशारे हैं। बुनियादी कारोबार मजबूत हो रहा है और तस्वीराती तौर पर तस्वीराती महाज पर भी अहम कदम उठाए गए हैं। बायोसिमिलर में पेशरफ्त, खास तौर पर डेनोसोमैब की मंजूरी और एसपीएल की फ़रोख्त जैसे फैसले कंपनी को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहे हैं। कर्ज कम हुआ है और तवज्जो ज़्यादा मुनाफा बख्श और जदीद शोबों पर मरकूज हो रही है। डिजिटल तब्दीली और ओकेआर जैसे इकदामात भी सही सिमत में कदम हैं। और गवर्नेंस के लिहाज से भी सूरत हाल ठीक लगती है? जी हाँ, गवर्नेंस के मामलात बड़ी हद तक मामूल के मुताबिक हैं। बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं, ऑडिटर्स की राय मुस्बत है, आरपीटीज़ की निगरानी हो रही है। सीईओ की तब्दीली अलबत्ता एक अहम पेशरफ्त है, जिसके असरात आने वाले वक्त में ज़्यादा वाज़ेह होंगे। मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? इम्कानात क्या हैं?
मंजरनामा मोहतात उम्मीद का है। जैसा कि रिपोर्ट में भी इशारा है, कीमतों पर कंट्रोल खत्म होने से मुनाफा बेहतर हो सकता है। शरह सूद में मुमकिना कमी से माली बोझ और कम हो सकता है। शरह मुबादला में इस्तेकाम से दरामदी लागत काबू में रह सकती है। लेकिन जाहिर है, मुल्क की मजमूई माशी गैर यकीनी सूरत हाल और दरामदी खामाल पर इन्हिसार, ये चैलेंजेस तो रहेंगे। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सोच या सवाल क्या हो सकता है? एक अहम सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि सेल बायो सिमिलर अद्वियात में जो इब्तदाई बढ़तरी हासिल की है उसे कैसे बरकरार रखेगी और उसे मजीद कैसे बढ़ाएगी, ख़ास तौर पर जब दूसरी कंपनियां भी इस मुनाफा बख्श शोबे में आ रही हैं। और दूसरा ये कि कंपनी रेगुलेटेड यानी जिन पर कीमतों का कंट्रोल है और डीरेगुलेटेड मसनूआत के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करेगी ताकि तरक्की की रफ्तार भी बनी रहे और मुनाफा भी। इन चैलेंजेस से निमटना ही सेल की मुस्तकबिल की कामयाबी की कुंजी होगा।